नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन तुम्हारे के लिए और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है शिवा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में और हमारा जो टॉपिक ये टॉपिक होने वाला है दोस्तों सॉइल साइंस का चौथा एमसीक्यू। और इस सॉइल साइंस के चौथे एमसीक्यू में हम क्या पढ़ेंगे, रोज की तरह 20 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे डिटेल और इसको पढ़ लेने के बाद आपको कम से कम 50 से 60 steps याद हो जाएंगे और साथ में जो कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं वो भी आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूँ उससे पहले बता देता हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च कर रखा है। कोर्स का नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर सेल्स। इस कोर्स की अगर हम बात करें तो इस कोर्स में यहाँ पर दिए गए सभी सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक डिलीवर तरीके से आपको पढ़ाए जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उसका आपको पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा। और ये जो पीडीएफ नोट्स आपको दिया जाएगा ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मिलेगा। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र 1000 रुपये का पेमेंट करके आप डिलीवर तरीके से अपनी पढ़ाई से आगे बढ़ा सकते हो, पूरा एग्रीकल्चर अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो। बाकी कोर्स से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9793771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है वो सभी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जान। सबसे पहला क्वेश्चन बता यहाँ पर बोल रहा है whose analyzing process is specifically used for the determination of available nitrogen in the plant। कह रहा है कि मिट्टी में उपलब्ध नाइट्रोजन के निर्धारण के लिए विशेष रूप से किस विशेष प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। सीधे सीधे यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर हमको ये पता करना है कि हमारे सॉइल के अंदर अवेलेबल नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है तो हम इनमें से कौन सी प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे, मात्र और मात्र आपको इतना ही पूछा जाए। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है ओल्सन मेथड, इसके अलावा ब्रे नंबर 1 मेथड, इसके अलावा फ्लेम फोटोमीटर मेथड और एल्कलाइन परमैंगनेट मेथड। आपको बताना है कि अवेलेबल नाइट्रोजन के सॉइल में पता करने के लिए अगर हमको ये पता करना है कि सॉइल के अंदर अवेलेबल नाइट्रोजन कितना है तो हम कौन से मेथड का उपयोग करेंगे, ये चीज आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेटा, याद रखना क्योंकि एल्केलाइन परमैंगनेट का मेथड होता है इसी का हम उपयोग करते हैं जब हमको पता करना होता है कि अवेलेबल नाइट्रोजन हमारे सॉइल के अंदर कितना है, तब इसी मेथड से हम पता करते हैं। समझ गए? इसके अलावा बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है ओल्सन मेथड। ओल्सन मेथड के बारे में याद रख लें, अगर हमको पता करना है कि फॉस्फोरस कितना है, क्या फॉस्फोरस इन एल्केलाइन सॉइल, फॉस्फोरस इन एल्केलाइन सॉइल बोले तो अगर सॉइल का पीएच जो है 8.5 या उससे ज्यादा, उस कंडीशन है अगर हमको फॉस्फोरस पता करना है कि मिट्टी में कितना फॉस्फोरस है तो उसके लिए हम ओल्सन विधि का उपयोग करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ब्रे नंबर 1 विधि जो है, इसका उपयोग हम कब करते हैं? इसका उपयोग हम करते हैं फॉस्फोरस को ही पता करने के लिए और किसमें, एसिडिक सॉइल में। किसमें? अगर हमारी सॉइल जो है एसिडिक है उस कंडीशन में जैसे कि पीएच जो है अगर 5.5 से लेकर या फिर इससे कम हो जाए या फिर इससे कम हो जाए, यानी कि लेस देन 5.5 पीएच से कम अगर सॉइल होगा, सॉइल का पीएच होगा, तो उस कंडीशन में हमको अगर पता करना है कि मिट्टी में कितना फॉस्फोरस है तो उसके लिए ब्रे नंबर 1 मेथड का हम उपयोग करते हैं। इसके अलावा बेटा यहाँ पर लिखा है फ्लेम फोटोमीटर। ये जो फ्लेम फोटोमीटर होता है इस तरीके का ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि पोटेशियम और इसके अलावा सोडियम का कंसंट्रेशन मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसको किसको मेजर करने के लिए? पोटेशियम, पोटेशियम एंड सोडियम, इसको पता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्लेम फोटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है। समझिए तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। Which bacteria are primarily responsible for the denitrification process in the soil? मिट्टी में विनाइट्रिफिकेशन यानी विनाइट्रीकरण के लिए मुख्य रूप से कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है? यही चीज यहाँ पर पूछा जाए। ऑप्शन कहते हैं राइजोबियम एंड एजिटोबैक्टर, ये तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, ये तो नाइट्रिफिकेशन कैसे कर दीजिए। नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो नाइट्रिफिकेशन करते हैं। राइजोबियम और एजिटोबैक्टर जो होते हैं ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। वहीं नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये दोनों जो अमोनिया होता है या इसके अलावा जो ये हम फर्टिलाइजर डालते हैं तो उसको नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं जिससे कि पौधे ले पाते हैं। प्रॉपर तरीके से जो नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस होती है तो उसमें नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बात भी गलत हो जाएगी। उसके अलावा क्या है, स्यूडोमोनास एंड बैसिलस, ये जो हमारा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि जो स्यूडोमोनास और बैसिलस होते हैं ये क्या करते हैं, सबसे पहले जब नाइट्रेट बना, नाइट्रेट को पहले क्या करते हैं, पहले ये जो नाइट्रेट बना है जिसको पहले एब्जॉर्ब करते हैं, इस नाइट्रेट को किस में कन्वर्ट कर देता है, इस नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है और यही नाइट्राइट आगे चलकर नाइट्रोजन गैस बनकर एटमॉस्फेयर में उड़ जाती है। तो उसी को नाइट्रिफिकेशन डिनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बेटा यहाँ पर लिखा है थायोबैसिलस। थायोबैसिलस के बारे में आप इतना याद कर लेना कि ये सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया क्या होता है बताइए। तो ये एक तरीके का सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया ये होता है, समझ गए। ये एक तरीके का बायो सुपर फर्टिलाइजर होता है, यानी कि एक बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर के तौर पर ये काम करता है, समझ गए। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, उसको फैन खाद के नाम से जाना जाता है, इज प्राइमरली पॉपुलर न्यूट्रल फर्टिलाइजर। व्हाट इज इट एग्जैक्ट नाइट्रोजन कंटेंट एंड कॉमन नेम इन इंडिया। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को एक अत्यधिक लोकप्रिय उदासीन उर्वरक है जिसका सटीक नाइट्रोजन सामग्री और भारत ने इसका सामान्य नाम दिया। तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को बेटा हम पैन खाद के नाम से जानते हैं और किसी पैन खाद को हम किसान खाद के नाम से ही जानते हैं। तो इसके अंदर जो नाइट्रोजन होता है वो 26% के आसपास नाइट्रोजन होता है और इसको किसान खाद के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बेटा यहाँ पर 33% नाइट्रोजन लिखा गया है, तो इसको याद रख लेना कि 33% नाइट्रोजन होता है ये किसके अंदर पाया जाता है, ये पाया जाता है बेटा अमोनियम अमोनियम नाइट्रेट के अंदर। किसके अंदर पाया जाता है, अमोनियम नाइट्रेट जो होता है उसके अंदर 33% के आसपास नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते। अगला क्वेश्चन क्या है, टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एलिमेंटल पोटेशियम from a given value of potassium oxide, which conversion factor is used। कह रहा है कि पोटेशियम ऑक्साइड के दिए गए मान को तात्विक पोटेशियम की सटीक मात्रा की गणना करने के लिए किस रूपांतर कारक का उपयोग किया जाए। यानी कि बेटा यहाँ पर कह रहा है कि अगर हमारे पास पोटेशियम ऑक्साइड दिया गया तो इस पोटेशियम ऑक्साइड का हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं कि हमको मिल जाएगा पोटेशियम। ये चीज पूछा जा रहा है यहाँ पर किस वैल्यू पर कौन सी चीज आएगी, यही चीज आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बहुत आसान तो है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप याद रखना कि अगर हम पोटेशियम ऑक्साइड दिया गया है तो उसमें हम 0.83 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो चीज निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, वो एग्जैक्ट पोटेशियम की मात्रा निकल के आती है। जो पौधे एग्जैक्ट पोटेशियम पाते हैं ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है जो पोटेशियम अपने अंदर पोटेशियम पौधों के लिए उपयुक्त होता है। बाकी पौधे जो पोटेशियम लेते हैं
उनको दिया जाता है केचुओं के पाइप, केचुओं के रूप में दिया जाता है, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन जिससे उससे मिलता है पौधे से। डायरेक्ट अगर के होगा तो वो डायरेक्ट नहीं मिल पाता, डायरेक्ट हम उसको देंगे पोटेशियम, हम दे कैसे पाए, पोटेशियम नेचर में ऐसे बदलता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाए। अब यही अगर हम कहानी बदल देते, अगर हम कहानी बदल दें और ये कर दें कि मान लो अगर हमारे पास पोटेशियम दिया गया है और हमको तब आगे किससे मल्टीप्लाई करना होगा जिससे हम K2O निकाल सकें। तब इस कंडीशन में बेटा आपको याद रखना है कि अगर हम पोटेशियम को 1.2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लगभग लगभग इतना ही होगा, तो K2O निकल जाएगा। समझिए, यानी कि एक प्रक्रिया के लिए इसका उपयोग करेंगे और जो दूसरी प्रक्रिया है उसके लिए इस मेथड का हम लोग प्रयोग करते हैं। समझ गए बेटा यहाँ तक किसी के कोई कंफ्यूजन? चलो आगे बढ़ लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूरिया एंड इट्स बाई प्रोडक्ट डीलर्स। यूरिया और उसके उत्पाद बोरेट के बारे में के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इसको ब्यूरेट बोला जाता है, यहाँ पर बायोरेट लिखा है। वैसे बायोरेट भी इसको कह सकते हैं, लेकिन बोरेट इसको कहा जाता है, तो इसको याद रखें। कह रहा है कि यूरिया इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एंड कंटेंट 26% नाइट्रोजन। बिल्कुल सही है, यूरिया एक सस्ता स्रोत होता है नाइट्रोजन का और इसके अंदर 46% नाइट्रोजन भी पाया जाता है। उसके अलावा when applied as a foliar spray the burette concentration in urea should not exceed 1.5। बेटा 1.5% तो नॉर्मल कंडीशन में होना चाहिए। अगर हम यूरिया प्रोड्यूस कर रहे हैं, कॉमर्शियल लेवल वाला इंडस्ट्रियल यूरिया प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके अंदर 1.5% से ज़्यादा बायोलेट कंटेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो बायोलेट कंटेंट होता है ये पौधे के लिए टॉक्सिक होता है। क्या होता है ये टॉक्सिक टू प्लांट होता है, टॉक्सिक टू प्लांट। तो नॉर्मल कंडीशन में तो 1.5 होना चाहिए, लेकिन क्योंकि अब हम इसका फोलियर स्प्रे कर रहे हैं, फोलियर एप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं, फोलियर स्प्रे कर रहे हैं, पानी में मिलाएंगे और उसको स्प्रे वाली मशीन से खेत में देंगे। तो अगर ऐसी स्थिति हो रही है बेटा, तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर मिट्टी में डायरेक्ट दे रहे थे थोड़ा ज्यादा मात्रा तक चल गए, लेकिन अगर हमको डायरेक्ट पत्ती के ऊपर ये डालना है और ये पत्ती के ऊपर टॉक्सिक होता है पौधे के लिए, तो इसीलिए अगर 0.25% से ज्यादा होगा तो काम खराब हो गया है। 0.25 यहाँ पर होना चाहिए था, जहाँ 1.5 लिखा। यहाँ पर अगर 0.25 होता तो सही है। नॉर्मल कंडीशन में जब हम प्रोड्यूस करते हैं, तो अगर एग्रीकल्चर के लिए हमको उपयोग करना है या फिर 1.5% ज्यादा बोरेट कंटेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हमको स्प्रे करना है कि 0.25% से ज्यादा बोरेट कंटेंट नहीं है। Burette is formed by the combination of three molecules of urea during the manufacturing process। बिल्कुल गलत है। जब बेटा हाई टेम्परेचर होता है, क्योंकि यूरिया को बनाने के लिए एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पर नाइट्रोजन गैस को क्या किया जाता है, तो रिएक्शन कराया जाता है जिससे यूरिया बनता। तो उसी में कई बार क्या होता है कि अगर टेम्परेचर थोड़ा सा घट या बढ़ जाए, तो उस कंडीशन में समस्या क्या हो जाती है कि जो यूरिया के मॉलिक्यूल है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं NH2CONH2। तो ये जो यूरिया का मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल, ये दो मॉलिक्यूल जब बन जाते हैं तो ये ब्यूरेट बन जाता है। यहाँ पर लिख रहा है क्या, ब्यूरेट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल। यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये 2 मॉलिक्यूल होता तो सही है, यानी कि ये बात भी गलत होगा। उनको यहाँ पर गलत भी खेलना था, दूसरा और तीसरा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेथड ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। उर्वरक प्रयोग की विधियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 कथन दिए गए, विचार करते हैं और विचार करके बताते हैं कि आखिर इनमें से गलत कौन सा। चलिए देख लेते हैं एक करके। सबसे पहले बेटा बोल रहा है कि फॉस्फोरस फर्टिलाइजर आर टिपिकली अप्लाइड एज ए बेसल डोज ड्यू टू देयर स्लो रिलीज। बिल्कुल सही है। फॉस्फोरस जो होता है ये पौधे को धीरे धीरे रिलीज होते हुए मिलता, यूरिया जैसा जल्दी से नहीं मिल जाता। इसी वजह से इसको बेसल डोज के रूप में
यानी कि एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग प्लांटिंग या फिर सेलिंग के टाइम पर दिया जाए। बिल्कुल सही बात है। इन पैडी फील्ड अमोनियम फर्टिलाइजर आर इनकॉर्पोरेटेड इन द ऑक्सीडाइज्ड रीजन, गलत हो जाएगा। इसको हम रिड्यूस्ड जोन में देते, कहाँ पर देते हैं बेटा इसको? इसको रिड्यूस्ड जोन में दिया जाता है, ना कि ऑक्सीडाइज्ड जोन। तो ये बात हमारी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। इसके अलावा और सीरियल होल्डिंग क्रॉप ड्यूरेशन ऑफ 4 to 5 months, नाइट्रोजन इज अप्लाइड इन 2 स्प्लिटेड डोजेस, बिल्कुल सही बात है। अगर अगर हमारी फसल 4 से 5 महीने की है तो हमको नाइट्रोजन 2 बार में डालना चाहिए। एक बार तो कब डालना चाहिए? बेसल डोज के रूप में डालना चाहिए। और दूसरी बार कब डालना चाहिए? दूसरी बार तो क्रॉप ड्रेसिंग के रूप में एट द टाइम ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन, बीच में हमको एक घंटा डाल देना चाहिए। समझ गए? तो ये बात जो हो जाएगी ये सही हो जाएगी। हमको गलत हो जाता, हमने छोड़ दिया, केवल दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जिप्सम। जिप्सम को हम क्या कहते हैं? जिप्सम को हम CaFO4 into 2H2O, यानी कि CaSO4 के साथ 2 मॉलिक्यूल जड़ के लगे होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? उसको जिप्सम कहते हैं। जिप्सम से संबंधित यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमको पता करना है और बताना है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा। एक एक करके समझते हैं। कह रहा है कि इट कंटेन्स 29.2% पेंसिल, बिल्कुल सही बात है। जिप्सम के अंदर 29.2% कैल्शियम पाया जाता है। इसके अलावा बेटा यहाँ पर बात कर रहा है सल्फर, तो सल्फर इसके अंदर 18.6% होता है। ये भी बात बिल्कुल सही है, इसमें भी किसी तरीके की कोई समस्या नहीं। अगला क्या? अगला है एग्रीकल्चर ग्रेड जिप्सम हैज अ प्योरिटी रिक्वायरमेंट ऑफ 70%। कह रहा है कि कृषि ग्रेड जिप्सम के लिए 70% शुद्धता की आवश्यकता होती है। कि ये बात भी सही है। अगर एग्रीकल्चरल ग्रेड का जिप्सम है, आपको खेत में डालना है, 70% इसके अंदर शुद्धता होनी चाहिए। समझ गए यहाँ तक की कहानी? इसके अलावा क्या कह रहा है? इन एल्कलाइन सॉइल रिक्लेमेशन इट इज जनरली अप्लाइड एट ए मैसिव रेट ऑफ 800 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अगर एल्कलाइन सॉइल है, ये चीज बोल रहा है कि अगर एल्कलाइन सॉइल है, तो एल्कलाइन सॉइल में अगर हमको इसको यूज करना है, क्षारीय मिट्टी को सुधारने के लिए इसका उपयोग करना है, तो इस कंडीशन में हमको 800 किलोग्राम के आसपास प्रति हेक्टेयर के दर से यूज करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। और नॉर्मल कंडीशन में अगर है, नॉर्मली क्योंकि इसके अंदर बेटा सल्फर पाया जाता है, तो अगर हम ऑयल सीड क्रॉप ग्रो करते हैं, कौन सी? अगर हम ऑयल सीड क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, तो ऑयल सीड की क्रॉप में क्योंकि सल्फर की जरूरत पड़ती है, इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है, इतना जिप्सम हमको कम से कम नॉर्मल कंडीशन में यूज कर लेना चाहिए, जिससे कि पौधे को कैल्शियम और सल्फर मिल जाए और पौधा ढेर सारा ऑयल का ऑयल कंसंट्रेशन बढ़ जाए, यानी कि ऑयल की रिकवरी हमारी फिलहानी फसलों में बढ़ जाए। समझ गए? तो हमको करेक्ट खोजना था। पहली बात यहाँ पर बिल्कुल सही थी, दूसरी बात भी सही थी और तीसरी बात भी सही थी। तीनों के तीनों बातें सही नहीं, हमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि गिवन बिलो और टू स्टेटमेंट रीजन एंड अगर असर्शन, मतलब एक असर्शन कह रहा है और एक रीजन बोल रहा है। देख लेते हैं क्या कह रहा है कि पोटेशियम क्लोराइड इज स्ट्रिक्टली अवॉइडेड इन क्रॉप लाइक शुगर केन, पोटैटो एंड टमाटो, बिल्कुल सही बात है। और सभी पोटैटो टोबैको एंड शुगर केन, बिल्कुल सही बात है। आपको जब मैंने पढ़ाया था शुगर केन जब पढ़ाया था, इसके अलावा जब पोटैटो पढ़ाया था और तंबाकू पढ़ाया था एग्रोनॉमी में, अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स में, तो वहाँ पर मैंने डिटेल में समझाया था कि आखिर ऐसी क्या समस्या होती है कि हम पोटेशियम क्लोराइड वाले फर्टिलाइजर को डायरेक्टली अपनी खेत में यूज नहीं करते हैं। अगर हम धान की, आलू की या फिर तंबाकू, सॉरी गेहूँ की, गन्ने की, आलू की और अगर हम तंबाकू की खेती कर रहे हैं, तो आखिर हम पोटेशियम क्लोराइड क्यों नहीं डालते?
तो ये बात तो बिल्कुल सही है, असम्पशन तो फिलहाल यहाँ पर सही निकल गया। कह रहा है कि द हायर कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड एंड रिड्यूस द बर्निंग क्वालिटी ऑफ टोबैको। जब हम पोटेशियम क्लोराइड डालते हैं, तो पोटेशियम क्लोराइड डालने से मिट्टी के अंदर क्लोराइड आयन की मात्रा बढ़ जाती है, और जब क्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे पत्तियों की जलने की जो क्वालिटी है वो खराब हो जाती है। और तंबाकू को जला के ही पिया जाता है, जैसे इसका सिगरेट पीते हैं, हिस्सा पीते हैं, बीड़ी पीते हैं। तो ये सब पत्तियां अगर जलेंगी नहीं तो क्वालिटी खराब हो जाएगी। पता चले कि आप सिगरेट जला रहे हो और 4 बार वो पीस के आ रहा है, तो इस तरीके की समस्या ना हो, इसीलिए हमको पोटेशियम क्लोराइड कभी भी तंबाकू की खेत में नहीं देना चाहिए। यहाँ तक तो बात सही निकल रही। एंड इंटरफेयर्स विथ स्टार्च एंड शुगर एक्युमुलेशन इन व्हीट क्रॉप। बिल्कुल सही बात है। जो पोटैटो होता है, इसके अलावा जो शुगर केन होता है, शुगर केन के अलावा बेटा एक क्रॉप और होती है शुगर बीट। कौन सी? शुगर बीट वाली क्रॉप भी होती है। इन सभी क्रॉप के अंदर अगर हमने पोटेशियम क्लोराइड इस्तेमाल कर लिया तो ये शुगर का जो स्टोरेज हो रहा है, शुगर का जो एक्युमुलेशन हो रहा है, तो उसको ये रोक देता है। तो इस वजह से हमको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर हम पोटेशियम क्लोराइड डाल देंगे तो स्टार्च नहीं बनेगा आलू के अंदर, और इसके अलावा सुक्रोज नहीं बनेगा, शुगर बीट के अंदर फ्रक्टोज नहीं बनेगा, और सुक्रोज नहीं बनेगा इसके अंदर गन्ने के अंदर। समझ लीजिए। तो कुल मिला के कार्बोहाइड्रेट का जो एक्युमुलेशन होता है ये रोक देता है, स्पेशली स्टार्च और इसके अलावा सुक्रोज और फ्रक्टोज का। इसीलिए हमको पोटेशियम क्लोराइड नहीं देना है। समझ गए बेटा यहाँ तक बात? तो ये भी बात बिल्कुल सही है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो पोटेशियम क्लोराइड यहाँ पर बोल रहा है कि तंबाकू के अंदर, शुगर केन के अंदर और पोटैटो के अंदर नहीं देना चाहिए। और रीजन में बता रहा है कि क्यों नहीं देना चाहिए। तो क्योंकि का आंसर रीजन से हमें मिल रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए बेटा यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन बिलो और टू स्टेटमेंट regarding slow release fertilizer. Slow release fertilizer संबंधित जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक को यहाँ पर असर्शन कहा जा रहा है, दूसरे को रीजन कहा जा रहा है। दोनों को पढ़ लिखते हैं और पता करते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट कैसे। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि हाई यूरिया और इसके अलावा ऑक्सामाइड, हाई यूरिया एंड ऑक्सामाइड आर क्लासिफाइड एज हाईली इफेक्टिव नाइट्रिक फिक्सेशन इनहिबिटर्स। जो हाई यूरिया होता है और इसके अलावा जो ऑक्सामाइड होता है, ये दो के दोनों बेटा नाइट्रिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है, जो नाइट्रिफिकेशन हो रही होती है, नाइट्रिफिकेशन समझते हो? जो क्या कहते हैं, अमीन एमाइड होता है, और सॉरी क्या कहते हैं तो नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन में जो नाइट्रेट बनता है ना, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है, और इसके बाद फिर क्या होता है, तो इसके बाद पौधे उसको ऑब्जॉर्व करते हैं। तो इस प्रक्रिया में अगर हाई यूरिया फिर या फिर ऑक्सामाइड आ जाता है तो इससे नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया में प्रतिरोध उत्पन्न होता है, अवरोध उत्पन्न होता है। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं। इसके अलावा क्या कह रहा है? दे आर प्राइमरली मिक्स्ड विथ नाइट्रेट फर्टिलाइजर टू प्रिवेंट द रैपिड डिनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस इन सॉइल। कह रहा है कि मिट्टी में तेजी से डिनाइट्रीकरण प्रक्रिया को रोकने के लिए उन्हें मुख्य रूप से नाइट्रेट उर्वरकों के साथ मिलाया जाता है। ये बात जो कहा जा रहा है बेटा ये गलत है, क्योंकि अगर हम नाइट्रेट फर्टिलाइजर के साथ इसको मिला देंगे, तो नाइट्रेट फर्टिलाइजर के साथ इसको मिलाएंगे तो ये क्या करेगा, क्योंकि पौधा नाइट्रेट के फॉर्म में ही नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है। मैंने आपको कई बार बताया है कि अधिकतर जो हमारी क्रॉप की बीज है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में एब्जॉर्ब करती। कुछ फसलों को छोड़कर वो कुछ फसलें जैसे कि हम बात करते हैं तो ऑलिव है, इसके अलावा शुगर केन है, ऐसी कुछ फसलें हैं जो नाइट्रोजन को अमोनिकल फॉर्म में रिलीज करें, मतलब एब्जॉर्ब करते। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर हमारे पास बेटा नाइट्रेट है तो नाइट्रेट टाइप का फर्टिलाइजर है, उसके साथ अगर हमने हाई यूरिया ऑक्सामाइड यूज कर लिया तो इससे क्या होगा, इससे नाइट्रेट जो पौधे एब्जॉर्ब करना चाह रहे थे, पौधे उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, वो मिट्टी में ही पड़ा रह जाएगा। इसलिए तभी
कभी भी नाइट्रेट फर्टिलाइजर को हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नाइट्रेट फर्टिलाइजर के साथ हाई यूरिया और ऑक्सामाइड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर इस्तेमाल किसके साथ करना चाहिए? अगर इस नाइट्रेट के पहले नॉन लिखा होता यानी कि नॉन नाइट्रेट फर्टिलाइजर, तो बात बिल्कुल सही हो जाती, लेकिन वो चीज इसने लिखा थी इसलिए काम हो गया खराब। समझ गए? तो असर्शन हो जाएगा सही और रीजन हो जाएगा फॉल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन ही जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। द फर्टिलाइजर ग्रेड इंडिकेट द एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन ए पार्टिकुलर फर्टिलाइजर बैग। आप लोगों ने देखा होगा जैसे यूरिया जब हम लेने जाते हैं तो यूरिया के ऊपर लिखा होता है 46% नाइट्रोजन, कई कई जगह पर लिखा होता है 43.6% नाइट्रोजन। इसका क्या मतलब होता है? ये जो मतलब है 43.6% नाइट्रोजन, ये फर्टिलाइजर ग्रेड होता है। ये क्या बताता है कि अगर इस फर्टिलाइजर को आप यूज करोगे तो आपके पौधे को कितने मात्रा में नाइट्रोजन मिल पाएगा, कितनी मात्रा में कौन सा एलिमेंट मिल पाएगा। तो ये बात भी कही जा रही है, ये बिल्कुल सही है, इसमें किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं। ये मिनिमम बताता है, सिर्फ 46 मिलेगा। इसके अलावा क्या है? द फर्टिलाइजर रेशियो प्रेजेंट द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द थ्री मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट एनपीके टू पीस अदर। बिल्कुल सही है, जो कि फर्टिलाइजर रेशियो होता है। फर्टिलाइजर रेशियो जैसे आपने देखा होगा 19:19:19। एक और होता है 10:20:10। इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, क्योंकि इस तरीके के जो होते हैं ये क्या बता रहे होते हैं, ये नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम बता रहे होते हैं। नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम का रेशियो बता रहे होते हैं, जिसे को हम फर्टिलाइजर रेशियो बोलते हैं। समझ गई? तो ये बात जो कही जा रही है ये भी बिल्कुल सही कही जा रही है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है फर्टिलाइजर ग्रेड के बारे में, और यहाँ पर फर्टिलाइजर के रेशियो के बारे में बोला जा रहा है। दोनों अलग अलग स्टेटमेंट हैं, दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं, तो इसीलिए बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नॉट करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। समझ गए? अगला क्या है, यहाँ पर दिया गया है कुछ फॉस्फोटिक फर्टिलाइजर, यानी कि फॉस्फोरस वाले यहाँ पर फर्टिलाइजर दिए गए हैं, और यहाँ पर इनकी सोलबिलिटी दी गई है साइट्रेट वाटर सॉल्युबल, इनसॉल्युबल वाटर सॉल्युबल, इसके अलावा साइट्रेट सॉल्ट। इस तरीके की यहाँ पर बातें दी गई हैं। हमको क्या करना है, इनको मैच करना है। सबसे पहले बेटा हम देख लेते हैं, किसको देख लेते हैं, पहले हम देख लेते हैं मोनो अमोनियम सल्फेट को। तो मोनो अमोनियम सल्फेट जो होता है बेटा, इसके बारे में याद रखना कि इसके अंदर 11% नाइट्रोजन होता है, और इसके अलावा इसके अंदर 48% P2O5 होता है, जिसको हम फॉस्फोरस में समझ लें। इसके अलावा डाई अमोनियम फॉस्फेट के बारे में याद रखना। जो डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है बेटा, उसके अंदर 18% तो नाइट्रोजन होता है, और इसके अलावा इसके अंदर 46% P2O5 होता है। यहाँ तक कि आपको कहानी कायदे से समझ, ये थोड़ा सा मैं परसेंटेज बता रहा हूँ। अब इन दोनों के अंदर क्वालिटी क्या होती है कि अमोनियम मोनो अमोनियम सल्फेट के अंदर, और इसके अलावा डाई अमोनियम सल्फेट के अंदर, इन दोनों के अंदर ये क्वालिटी होती है कि अगर इन फर्टिलाइजर को हम पानी में मिला देते हैं तो ये प्रॉपर तरीके से पानी में घुल जाता है। इसके अलावा आता है फिल्टर बेसिक स्लैग। ये तो बेसिक स्लैग होता है, इसके अंदर 14 से 18% तक P2O5 आपको देखने को मिलता है। इस चीज को आपको फायदे से याद रखना है कि 14 से 18% P2O5 पाया जाता है इसके अंदर, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान से याद करते हैं सब। अब ये जो होता है बेटा बेसिक स्लैग, इसकी क्वालिटी ये होती है कि ये साइट्रेट जो होता है इसके अंदर ये भुन जाता है। समझ गए? इसके अलावा फिर बेटा आता है रॉक फॉस्फेट। तो जो हम बेटा बात करते हैं रॉक फॉस्फेट की, तो रॉक फॉस्फेट के अंदर 20 से लेके 40%, कितना, 20 से लेके 20 से लेके
40% तक इसके अंदर CpO5 पाया जाता है। और जो बेटा ये रॉक फॉस्फेट होता है ना, ये रॉक फॉस्फेट की क्वालिटी ये होती है कि ये साइट्रेट में और इसके अलावा वाटर में, ये दोनों में इनसॉल्युबल होता है, ये दोनों में नहीं होता। तब हम यहाँ पर अब देखते हैं कि मैच कहाँ पर हो रहा है। ए किस पे जा रहा है? सेकंड पे जा रहा है। और बी भी किस पे जा रहा है? सेकंड पे जा रहा है। तो ए सेकंड पर और बी सेकंड पर। ए यहाँ पर सेकंड पे जा रहा है। पहले तो देख लेते हैं ए किस पे जा रहा है? ए सेकंड पे जा रहा है। ए यहाँ पर सेकंड में जा रहा है और ए यहाँ पर सेकंड में जा रहा है। बी किस पे जा रहा है बेटा? डी देख लेते। बी जा रहा है थर्ड पर, तो बी थर्ड पर यहाँ जा रहा है। सी किस पे जा रहा है? फर्स्ट पे जा रहा है, तो सी फर्स्ट पे यहाँ जा रहा है, तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो यानी कि अल्टीमेटली हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया था, नया इस वजह से था कि एक तरफ यहाँ पर 4 दिया गया था और एक तरफ केवल 3 दिया गया था। बहुत बार बच्चे सोचने लगते हैं कि या तो मिसप्रिंट हुआ है या तो क्वेश्चन गलत है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन को पूरा देखना पड़ता है, ध्यान से देखोगे तो आपको फिर समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा दिया गया है। समझ गए? आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि शंकु कंपाउंड रिएक्शन ये कैसा होता है। यहाँ पर भी पहला दिया गया है ये सिंथेसाइज्ड फ्लो रिलीज फर्टिलाइजर बचन, और यहाँ पर नाइट्रोजन दिया गया है। सीधा सीधा समझे तो यहाँ पर ऐसे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर हैं कि फ्लो नाइट्रोजन को रिलीज करते हैं। और दूसरी सूची में दिया गया है कि नाइट्रोजन यहाँ पर कितनी मात्रा में पाया जा रहा है। ये 2 चीजें आपको यहाँ पर दी गई। अब इसको सबसे पहले देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। जो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड होता है इसके अंदर लगभग 38 से 42% के आसपास नाइट्रोजन मिलता है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा बेटा है CDV, जिसको न्यूट्रिया कहते हैं इसको। इसके अंदर कितना पाया जाता है? CDV होता है बेटा, इसके अंदर लगभग 32.5% नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं IgG, जिसको यूरिया कहते हैं। IgG के अंदर लगभग 32.2% तक नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके अलावा ऑक्सामाइड जो होता है, ऑक्सामाइड के अंदर 31% नाइट्रोजन पाया जाता है। तो ए किस पे जा रहा है? ए फोर्थ पर जा रहा है। ए फोर्थ पर यहाँ जा रहा है और ए फिफ्थ पर यहाँ जा रहा है। तो ये गलत हो गया और ए भी गलत हो गया। बी किस पे जा रहा है बेटा? बी जा रहा है, यहाँ पर आप देखोगे तो बी थर्ड पे जा रहा है। तो बी थर्ड पर यहाँ जा नहीं रहा है, तो हमारा बी थर्ड पर ले जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन नहीं जाएगा। समझ गई? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर किया गया है मैच लिस्ट वन सॉइल क्रॉप साइड। यहाँ पर कौन सी कंडीशन है, थोड़ी सी यहाँ पर कौन सी खत्म की गई और यहाँ पर फर्टिलाइजर की प्रैक्टिस की गई। हमने कई बार बताया है कि जब जो बड़ा होता है पहले उसको पढ़ते हैं। तो हमको यहाँ पर दोनों वो लगभग बराबर बराबर दिख रहा है, तो हम थोड़ा सा दिमाग लगा कर पढ़ेंगे। पहले देखते हैं हम राइस क्रॉप के बारे में। तो राइस क्रॉप जो होता है इसमें रॉक फॉस्फेट और सिंगल सुपर फॉस्फेट से रिलेटेड कुछ सारे तरीके समझ में नहीं आ रहा। अमोनियम सल्फेट जो है ये चीज थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि राइस की क्रॉपिंग अमोनियम सल्फेट किया जाए। इसके अलावा अवॉइड अमोनियम फर्टिलाइजर नाइट्रोजन की दे तो अमोनियम फर्टिलाइजर हम दे ही सकते हैं, तो ये तो हुआ नहीं। स्टार्टेड होगा इनफी के 1:2:1 को, तो ये तो लेकिन क्रॉप के लिए होता है। शुरुआत में हमको एक अनुपात 2:1 के अनुपात में नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम दे देना होता है। इसके बाद हमको कोई फर्टिलाइजर नहीं देना होता है। तो सीधे चौथे 3 मिलियन बी अब हमारा जो है जहाँ पर नहीं जा सकता, यहाँ पर नहीं जा सकता, तो सॉरी ए, तो भाई ए हमारा चला जाएगा इस सेकेंड वाले पर। समझ गई? इसके अलावा देख लेते हैं एसिडिक सॉइल लिखी गई है। देखो बेटा एसिडिक सॉइल लिखी है, एसिडिक सॉइल में हम रॉक फॉस्फेट और सिंगल सुपर फॉस्फेट जो होता है इसको रिकमेंड किया जाता है। डाई अमोनियम फॉस्फेट को यहाँ पर रिकमेंड नहीं जाता फॉस्फोरस देने के लिए। इसके अलावा फिर क्या, सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल। तो सैलाइन एल्कलाइन सॉइल में हमें कभी भी अमोनिकल फर्टिलाइजर नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि अगर सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल में हमने अमोनिकल फर्टिलाइजर दे दिया तो इससे एल्कलाइजेशन होने लगेगा
और जब एल्कलाइजेशन होता है तो इससे क्या होता है, वोलेटिलाइजेशन होने लगेगा, और वोलेटिलाइजेशन जब होगा फिर नाइट्रोजन का लॉस होने लगता है। इसीलिए सैलाइन और एल्कलाइन साल कभी भी हमको अननेचुरल फर्टिलाइजर नहीं देना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए जो है ए जो है ये सेकंड पर जा रहा है, वो सेकंड पर यहाँ जा रहा है और ए सेकंड पर यहाँ जा रहा है। सी गलत हो गया और डी भी गलत हो गया। डी किस पे जा रहा है, डी जा रहा है फर्स्ट पर, डी यहाँ पर भी फर्स्ट में जा रहा है, डी यहाँ पर भी फर्स्ट में जा रहा है। सी जा रहा है फोर्थ पर, सी यहाँ पर फोर्थ में जा रहा है, सॉरी यहाँ पर कहाँ जा रहा है, सी यहाँ पर फोर्थ में जा रहा है, यानी कि डी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। यहाँ तक समझ में आया सभी बच्चों को। इसके अलावा आगे देखते हैं क्या है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर एंड देयर न्यूट्रिएंट परसेंटेज विल इनकरेक्टली मैच। कह रहा है कि सूक्ष्म पोषक उर्वरकों और उनके पोषक प्रतिशत का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत तरीके से सुनिश्चित है। Which of the following pair of micronutrient fertilizer and their nutrient percentage is incorrectly matched? कह रहा है कि सूक्ष्म पोषक उर्वरकों और उनके पोषक प्रतिशत का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत तरीके से सम्मिलित है। यहाँ पर हमको ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है, देखना है और बताना है कि आखिर इनमें से गलत कौन सा है। चलिए एक एक करके देखते हैं। कह रहा है कि जो फेरस सल्फेट होता है इसके अंदर 19% आयरन पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा क्या है, कह रहा है बोरक्स के अंदर 26% बोरान पाया जाता है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि बोरक्स के अंदर बोरान जो होता है वो मात्र और मात्र 11% पाया जाता है, हमको गलत खोजना था, ऑप्शन नंबर भी गलत हो जाएगा। जिंक सल्फेट जो होता है इसके अंदर बेटा 26% जिंक 36% जिंक पाया जाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा क्या है, कॉपर सल्फेट जो है इसके अंदर 22.5% कॉपर पाया जाता है, ये भी बात सही है। समझ गए। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग नाइट्रोजन लॉस इन सॉइल इज इनकरेक्टली मैच। कह रहा है कि मिट्टी में नाइट्रोजन की हानि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत तरीके से सम्मिलित है, हमको ये चीज बताना है। यहाँ पर ये इतना ढेर सारा चीज दिया गया है, पढ़ेंगे और बताएंगे गलत कौन सा है। सबसे पहले देखते हैं वोलेटिलाइजेशन, जिसको वाष्पीकरण कहते हैं। किसका वाष्पीकरण, नाइट्रोजन गैस निकल जाना, यानी कि अमोनिया जो है, क्या जो अमोनिया होता है, इस अमोनिया का नाइट्रोजन गैस के रूप में आसमान में उड़ के चला जाना हाई टेम्परेचर की वजह से वोलेटिलाइजेशन कहलाता है। लॉस ऑफ अमोनिया प्राइमरली अकरिंग विथ द पीएच व्हेन पीएच इज ग्रेटर देन 8, बिल्कुल सही बात है। जब पीएच 8 से ज़्यादा होता है और हाई टेम्परेचर होता है तो वोलेटिलाइजेशन होता है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा बेटा यहाँ पर कह रहा है कि लीचिंग ड्रेनेज लॉस मोस्टली अकर्स विथ नाइट्रेट फर्टिलाइजर इन ह्यूमिड एरियाज, बिल्कुल सही है। जो ह्यूमिड एरियाज हैं वहाँ पर बरसात ज़्यादा होगी, और बरसात ज़्यादा होगी तो पानी में घुल जाएगा और पानी नीचे जाएगा इन्फिल्ट्रेशन और परकुलेशन के द्वारा, तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर भी नीचे चला जाएगा, ये भी बात बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लोड नहीं लेंगे। इसके अलावा क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन, कह रहा है कि बायोलॉजिकल रिडक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस, बिल्कुल सही है। डीनाइट्रिफिकेशन में बायोलॉजिकली रिड्यूस कर दिया जाता है नाइट्रेट को, और नाइट्रेट जो है ये नाइट्रोजन गैस बनकर आसमान में उड़ जाता है। यहाँ पर नाइट्रेट नाइट्रोजन में चला जाता है, यहाँ पर जो नाइट्रेट है ना, ये नाइट्रेट जो होता है ये नाइट्रोजन गैस बनकर उड़ के जाता है, और यहाँ पर अमोनिया बन के उड़ के जाता है वोलेटिलाइजेशन में, समझ गए। तो ये बात जो है ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारी जो चौथी बात होगी ये गलत हो जाएगी, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ लेते हैं। नाइट्रोजन लॉस मैग्नीट्यूड इन इंडिया ओनली 10% ऑफ टोटल नाइट्रोजन लॉस ड्यू टू वोलेटिलाइजेशन। भारत में लगभग 60% जो नाइट्रोजन का लॉस होता है वो वोलेटिलाइजेशन के द्वारा होता है, यानी कि 10 की जगह पर यहाँ पर 60% होना चाहिए था, गलत खोजना था, खोज लिया, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। Which of the following pair of fertilizer and their specific character is correctly matched? उर्वरक और उनकी विशिष्ट विशेषताओं का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सम्मिलित है। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड के अंदर बोल रहा है कि 33% नाइट्रोजन पाया जाता है, ये बात बिल्कुल जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। क्यों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अमोनियम क्लोराइड के अंदर
25.5% नाइट्रोजन होता है। वैसे मैंने बताया नहीं था, मैंने भूल दिया, ये भी बताया था। लगभग 25.5% अमोनियम क्लोराइड के अंदर अमोनियम पाया जाता है। समझ गए? इसके अलावा बात करते हैं क्या, अमोनियम नहीं पाया जाता, नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके अलावा क्या कह रहा है? इसके अलावा बोल रहा है कि अमोनियम सल्फेट जो होता है वो मोस्ट सुटेबल फॉर पैडी और टी। अमोनियम सल्फेट जो होता है ये पैडी के लिए और टी वाले बागान के लिए अमोनियम सल्फेट बढ़िया होता है, और इसके अंदर 24.5% नाइट्रोजन पाया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। हमको करेक्ट खोजना था, हमने खोज लिया, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है कैल्शियम साइनामाइड मोस्ट कॉमनली मैन्युफैक्चर्ड एंड यूज इन इंडिया। भारत में साइनामाइड इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि बड़ी जहरीला होता है। ये भारत में ना इंपोर्ट करा जाता है इसको, और ना ही इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसके अलावा क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट हाईली एसिडिक एंड सुटेबल फॉर अनसुटेबल फॉर फ्रूट क्रॉप। ये अनसुटेबल नहीं होगा बेटा, यहाँ पर अनसुटेबल में अन हटा देना चाहिए, ये सुटेबल होगा। और ये एसिडिक नहीं होता है, अपितु ये कैसा होता है बेटा? अपितु ये होता है बिल्कुल न्यूट्रल होता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं बेटा साल्ट पीटर। ये पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है ना, इसको हम साल्ट पीटर के रूप में जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको साल्ट पीटर कहा जाता है। समझ गए बेटा यहाँ तक की कहानी? What is the grade name of the typically modified super granular fertilizer that contained an urea and ammonium phosphate grade 29:29:0? तो इसको आपको याद रखना है कि जो ग्रोमोर होता है, इसमें जो NPK का रेशियो होता है वो कितना कितना होता है? 29:29:0 होता है। समझ गए? इसके अलावा बेटा यहाँ पर लिखा है बायो सुपर। बायो सुपर जो होता है एक तरीके का ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है। क्या होता है? ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है। इसके अंदर क्या क्या मिला होता है? इसके अंदर बेटा सबसे पहले तो रॉक फॉस्फेट मिला होता है। नेचुरली जो मिलता है रॉक फॉस्फेट वो रहता है। इसके अलावा इसके अंदर सल्फर होता है, और सल्फर के अलावा इसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया कहते हैं, थायोबैसिलस। समझ गए? तो ये तीनों चीज़ें मिला के एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाया जाता है जिसको बायो सुपर कहा जाता है। एक होता है किसान खाद जिसको CAN खाद बोलते हैं, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इसको तो अभी मैंने आपको बताया ही था, तो आपको इसके बारे में तो पता ही होगा। समझ गए? बिल्कुल लोड नहीं लेना, ए पे टिक लगाएंगे और 17वां क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, पूरे 7 करोड़ जीत जाओगे। शायद 17 क्वेश्चन तो आते थे KBC में, 17 थे या 14 क्वेश्चन आते थे। एक बार कमेंट करना कि KBC में कितने क्वेश्चन आते थे अब और पहले कितने आते थे। शायद 17 या 14 क्वेश्चन ऐसे कुछ रहते थे। अमोनियम मोलिब्डेट क्या है? अमोनियम मोलिब्डेट is applied as a foliar spray primarily to pulses crop at the rate of 3 gram per kilo seed. What is the fundamental biological reason for this specific application? कह रहा है कि अमोनियम मोलिब्डेनेट जो होता है, मोलिब्डेट जिसके अंदर मोलिब्डेनम पाया जाता है, इसको 3 ग्राम प्रति किलोग्राम सीड रेट की दर से इसको बुआई के टाइम पर मिक्स किया जाता है। सीड ट्रीटमेंट के तौर पर इसको मिक्स किया जाता है। पूछ रहा है कि आखिर ऐसा कौन सा बायोलॉजिकल रीजन है जिसकी वजह से इसको मिक्स किया जाता है। तो याद रखना कि जो बेटा ये मोलिब्डेनम होता है, ये जो ग्रेन्यूल बनते हैं ना, जो जड़ों के अंदर जो नोड बन रहे होते हैं ना, जो जड़ों के अंदर गांठें बन रही होती हैं जहाँ पर राइजोबियम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए, वहाँ पर आपको हल्का सा पिंक कलर देखने को मिलता है। तो वो जो पिंक कलर आपको देखने को मिल रहा होता है जड़ों की गांठों में, वो मोलिब्डेनम की वजह से ही देखने को मिलता है। तो जब हम अमोनियम मोलिब्डेट डाल देते हैं तो इससे वो गांठें प्रॉपर तरीके से बन पाती हैं और राइजोबियम प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर पाता है। ऐसे एक बार इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए मोलिब्डेनम सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो हमको इसको 3 ग्राम प्रति किलोग्राम के दर से सीड में मिक्स कर देना चाहिए बुआई से पहले। तो ये क्या होता है? इट एक्ट एज डिस्टिंक्ट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ लिग हेमोग्लोबिन। बिल्कुल सही बात है।
जो मैं आपको बोल रहा था वो पिंक कलर का होता है, वो लिग हीमोग्लोबिन होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ये लिग हीमोग्लोबिन बनाने के लिए मोलिब्डेनम का काम लगता है। समझ गए? इट लोअर द सॉइल पीएच एंड मेक फास्फोरस अवेलेबल, इसका कोई मतलब ही नहीं है। इसके अलावा एक एज ए कोटिंग बैरियर ये भी नहीं है। इसके अलावा पैथोजेनिक ये भी नहीं है। इस तरीके की कोई चीज़ नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्या कह रहा है, व्हिच स्टेट इन इंडिया रिकॉर्ड्स द हाईएस्ट एप्लीकेशन एंड यूज ऑफ पोटैशियम फर्टिलाइजर। भारत में कौन सा राज्य पोटास युक्त उर्वरकों के अधिकतम प्रयोग और उपयोग को दर्ज करता है? आपको याद रखना है बेटा कि जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में क्योंकि हम ऐसे क्रॉप का ज़्यादातर खेती करते हैं जहाँ पर आपको क्या कहते हैं, जहाँ पर ऐसी फसलों की खेती ज़्यादा करी जाती है जिनकी पोटेशियम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। जैसे कि आप लोगों को पता है तो जो शुगर केन होता है इसके अंदर पोटेशियम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो हमारी फ्रूट्स क्रॉप होती हैं इनके अंदर भी पोटेशियम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा अगर पोटास कहीं पर यूज़ किया जाता है तो वो महाराष्ट्र में यूज़ किया जाता है। 20वां और अंतिम क्वेश्चन है, और सबसे बड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसे हाड़ कपा देने वाला, डरा देने वाला क्वेश्चन है। अब इसको थोड़ा-सा आप खुद देखो, क्या सॉल्व कर पाओ? वीडियो को एक बार पुश करना और पुश करके इसको खुद पढ़ने का प्रयास करना। मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। वीडियो को पुश करके एक बार कायदे से पढ़ लेना। उसके बाद अगर नहीं हो पा रहा है तो आगे बढ़ाना और समझ लेना। कह रहा है इन द एक्टिविटी रेशियो इक्वेशन की बात कर रहा है जिसका उपयोग किया जाता है इंटेंसिटी ऑफ लेवल पोटेशियम इन द सॉइल। द एक्टिविटी ऑफ पोटेशियम इज डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ व्हिच टू कंबाइंड एलिमेंट। कह रहा है कि जो एक्टिविटी रेशियो इक्वेशन होता है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्टिविटी रेशियो बोलते हैं, उसके लिए एक इक्वेशन आता है। उस इक्वेशन में दो चीज़ें होती हैं। एक तो बेटा होता है हर और एक होता है अंश। तो अंश में हम लिखते हैं एक्टिविटी ऑफ पोटेशियम और नीचे हम स्क्वायर रूट में दो एलिमेंट लिखते हैं। वो दो एलिमेंट कौन से हैं, यही चीज़ यहाँ पर पूछ रहा है। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको बता देता हूँ कि एक्टिविटी रेशियो जो होता है वो होता क्या। एक्टिविटी एक्टिविटी ये चेहरा मेरा सही से नहीं दिख रहा होगा। दिख रहा है बेटा? दिख रहा है, काम भरता हो जाएगा, इतने से काम चल जाएगा ना, चला लेना। तो एक्टिविटी यहाँ पर रेशियो की बात करते हैं, यहाँ पर हमने राशन लिख दिया है एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो में बेटा दो चीज़ें होती हैं। एक क्या होता है, एक तो होता है एक्टिविटी एक्टिविटी ऑफ पोटेशियम आयन अपॉन में क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्टिविटी ऑफ एक्टिविटी ऑफ एक्टिविटी ऑफ कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन। क्या? कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन। ये आपको यहाँ पर इतनी चीज़ें दी होती हैं। इस तरीके से कुछ ये चीज़ लिखी होती है। समझ गए? तो ये पूरा फॉर्मूला है। क्वेश्चन पूछ रहा था कि अगर हमको पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम आयन जो होता है, इसको किससे डिवाइड किया जाता है, किसके स्क्वायर रूट से? तो अब तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर हम कैल्शियम और मैग्नीशियम के स्क्वायर रूट से इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो यानी कि क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए बेटा यहाँ तक बात? तो आई होप आपको क्वेश्चन जितना मैंने पढ़ाया अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपकी जो सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसके अलावा अगर आप हमारा अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। मिलते हैं कल 9 बजे, कल 8 बजे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।